हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एल्कीन्स। इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर हमने एल्कीन्स को कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो एल्कीन्स है उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो एल्कीन्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वही होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो क्या है, डबल बॉन्ड या फिर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट वन इज जो एल्कीन्स होते हैं, इनका सेकंड नेम होता है नॉन एज ऑलिफिन्स। ठीक है, अब इनको ऑलिफिन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक ग्रीक वर्ड होता है और वो ग्रीक वर्ड जो है ऑलिफिएंट्स, उसका मीनिंग होता है बच्चों ऑयली प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि आपके पास जो एल्कीन्स होते हैं, क्या सारे एल्कीन्स नहीं, जो लोअर एल्कीन्स होते हैं, जब वो हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ऑलिफिन्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ये जो एल्कीन्स होते हैं लोअर एल्कीन्स बोल सकते हैं, यानी कि जिनमें कार्बन कम होते हैं। लोअर एल्कीन्स रिएक्ट विद हेलोजन फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, ऑलिफिन्स बोलेंगे, ये ध्यान रखना है। जनरल फॉर्मूला जो होता है एल्कीन्स का, वो होता है CnH2n। एल्केन्स में क्या था, +2 था, यहाँ पर वो +2 हटा दो तो CnH2n हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, N का मीनिंग क्या है, N इज द 1 2 3 4। ठीक है, आप पुटअप करते चलोगे तो यहाँ पर देखो 1 तो आपको पुटअप करना है नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये ध्यान रख लेना, ये 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए, 2 से स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने सपोज क्या रख दिया, N की वैल्यू 2 रख दी, तो C 2 हो जाएगा और H कितने हो जाएंगे, 2 × 2 4, यानी कि 4। ठीक है, अगेन मैंने N = 3 रखा तो क्या आएगा, C3H6, क्योंकि 3 × 2 करोगे 6। अगर बच्चों इस वाले और इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसी है, देखो C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर H2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर H2 जुड़ा हुआ है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है ही, एल्कीन्स है। अगर हम इसकी बात करें तो कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। तो आपके पास 1 2 3, 3 कार्बन में से किसी भी एक पर क्या जोड़ दो, आप डबल बॉन्ड जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2, यहाँ H और यहाँ क्या आएगा, CH3। तो अगर हम इसमें से और इसमें से डिस्कस करें तो क्या डिफरेंस आ रहा है, ओनली CH2 ग्रुप का आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पर कार्बन 1 बढ़ रहा है, हाइड्रोजन 2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ओनली ये जो होंगे एल्कीन्स होंगे चाहे एल्केन्स हो, ये डिफर करते हैं ओनली CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। तो जहां पर आपके पास CH2 ग्रुप से डिफर होता है उसको हम एक और नाम देते हैं, क्या, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ध्यान रखना है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जो कि ओनली डिफर करती है फ्रॉम द CH2 ग्रुप। बस CH2 ग्रुप बढ़ता चला जाता है और आपके पास एक पूरी की पूरी सीरीज आ जाती है हाइड्रोकार्बन्स की, चाहे वो एल्केन्स हो, एल्कीन्स हो, एल्काइन्स हो। ठीक है, तो ये था एल्कीन का जनरल। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पर जो आता है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, हमें पता है एल्कीन्स के लिए जो हम सफिक्स लेते हैं वो क्या लेते हैं, इन, राइट। जैसे आपको नॉमेनक्लेचर करना हो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन और फिर नंबर देते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड को नंबर दोगे 1 2 3, सबसे पहले प्रेफरेंस इसी को दोगे। 3 कार्बन की चेन है तो आ जाएगा प्रॉप। ठीक है, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे, तो आप लिखोगे prop 1e।
ऐसे ही आपके पास नॉमेनक्लेचर मैंने जीओसी के अंदर कराया हुआ है, एल्केन्स का भी, एल्कीन्स का भी, एल्काइंस का भी, तो आप वहां पर करोगे। क्लियर? नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट देखो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो होती है इसमें दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक प्रेजेंट होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बच्चों जो आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है उसमें मैंने आपको 6 टाइप्स एक्सप्लेन किए थे, तो उसमें से कौन सी प्रेजेंट होती है? वो ओनली होती है चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकंड जो होगी वो कौन सी होगी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल दोनों होती है। स्ट्रक्चरल के अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है? चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म। वो कैसे पता चलेगा वो देखते हैं अभी। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी क्या प्रेजेंट है? एल्कीन है या एल्केन है, ठीक है। अभी हम एल्कीन की बात कर रहे हैं तो CH डबल बॉन्ड CH2 ये आपके पास है, तो ये एक चेन फॉर्म के अंदर है, ठीक है, या हम एक कहें लीनियर फॉर्म के अंदर है। अब इसमें क्या हो सकती है? ब्रांच फॉर्म भी हो सकती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ हम लिख सकते हैं CH3। तो अगर हम यहाँ पर देखें कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो वही है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर ही तो डिफरेंट है। तो चेन लीनियर फॉर्म से वो ब्रांच फॉर्म में चली गई, तो इसका मतलब वो कौन सी आइसोमेरिज्म है? चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। फर्स्ट वन इज द चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? सेकेंड देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो? चेंजेबल हो, उसी को आप पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड ही तो देख रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखो यहाँ पर जो पोजीशन है वो फर्स्ट नंबर पे है, 1 2 3 4 1 नंबर पे है। मैंने अगर इसको ऐसे लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो अब देखो इसकी पोजीशन चेंज हो गई ना, 1 2, या आप यहाँ से करो 1 2, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ किस पे आ रहा था? 1 नंबर पे। तो अगर इसकी नेमिंग करते हैं तो आप क्या लिखते हो? ब्यूट 1 ठीक है, लेकिन इसको कैसे लिखोगे? ब्यूट 2 पोजीशन चेंज हो गई डबल बॉन्ड की, इसी को आप क्या बोलोगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बेस पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं और कंसेप्शनल क्वेश्चन वहां से बन के भी आते हैं, ठीक है। तो केयरफुली ध्यान से देखना है आपको। थर्ड वन इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिर्फ 2 फॉर्म प्रेजेंट होती है, वो ध्यान में रखना है। और वो 2 फॉर्म कौन सी होती है? एक होती है सिस फॉर्म और एक होती है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सिस फॉर्म क्या होती है? जिसमें लार्जर ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम डायरेक्शन के अंदर, सेम प्लेन के अंदर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रख लेना, सेम ग्रुप। सेम ग्रुप का मतलब लार्जर ग्रुप होनी चाहिए, ठीक है। सेम ग्रुप आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन और डायरेक्शन। और ट्रांसफॉर्म कौन सी होती है? जिसमें जो सेम ग्रुप्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लेन, ठीक है, डिफरेंट प्लेन और डायरेक्शन। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको ब्यूट 2 का मैंने एग्जांपल दिया। ब्यूट 2 मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, ठीक है। और इसके पास देखो मैंने एग्जांपल दिया है ब्यूट 2
इन, तो आप कैसे लिखोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यही होता है ब्यूटूइन, ठीक है, दिस वन। अब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, एक हाइड्रोजन है और एक CH3 ग्रुप है, ठीक है। ऐसे ही इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप है, तो CH3 ऊपर लगा दो, H नीचे। तो देखो इसमें जो सेम ग्रुप्स थे आपके पास CH3 और CH3, वो कहाँ है, एक ही डायरेक्शन में, अपर साइड है, ऊपर की साइड है, ठीक है। अब अगर हम ट्रांस की बात करें तो आपके पास C डबल बॉन्ड C है, यही वाली फॉर्म है, बट इसमें जो सेम ग्रुप होंगे वो कहाँ है, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, यानी कि यहाँ H और यहाँ CH3 था, ठीक है, ये वाली पोजीशन थी। इसमें क्या कर दो आप, रोटेट करा दो इसको, जैसे ही रोटेशन कराओगे H ऊपर चला जाएगा और CH3 नीचे चला जाएगा, राइट। तो आपके पास यहाँ पर सिस फॉर्म जो थी वो ट्रांस के अंदर भी चेंज हो सकती है, ट्रांस सिस के अंदर भी चेंज हो सकता है। तो जो आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें सिस और ट्रांस का आपको ध्यान में रखना होता है। अब बच्चों इनकी आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है। अगर हम ये पॉइंट्स डिस्कस करते हैं तो इसमें आप सिस और ट्रांस की बात करोगे कि सिस फॉर्म में ज्यादा है या फिर ट्रांस में ज्यादा है, वो आपको देखना होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जल्दी से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें सबसे फर्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट देखो, ये मैंने आपको यहाँ पर सिस फॉर्म बनाई हुई है और ये यहाँ पर है ट्रांस फॉर्म। तो बच्चों अगर हम बात करें सिस फॉर्म के अंदर, तो ये जो लार्जर ग्रुप्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर रिपल्शन क्या है, ज्यादा है, ठीक है, रिपल्शन यहाँ पर ज्यादा है, ये ध्यान रखना। किसके कंपेयर में, ट्रांस के कंपेयर में, क्योंकि वहां पर देखो ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंसिंग पे है। अब यहाँ पर देखो जब रिपल्शन ज्यादा है तो क्या ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर अरेंज हो पाएंगे, नहीं, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस के अंदर वही अरेंज हो पाते हैं जिनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इसमें रिपल्शन मिनिमम होता है, जिसकी वजह से इसकी क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर जो होती है वो इजीली डिफाइंड होती है। तो जहां पर क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर डिफाइंड होती है वहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांस फॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन है इसी वजह से, क्लियर। सेकेंड जो आता है प्रॉपर्टी वो आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के अंदर देखो बहुत सिंपल है, अगर आप किसी भी कंपाउंड को वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो अगर उस कंपाउंड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या वो इजीली आयंस में डिसोशिएट होगा, क्या वो वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व होगा, नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है और सॉल्यूबल हो जाता है। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है तो ये इजीली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, और टूटेगा तो इजीली क्या होगा, सॉल्यूबल होगा एज कंपेयर टू ट्रांस। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी देखें तो सिस फॉर्म की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांस फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रिपल्शन होता है, रिपल्शन की वजह से वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, क्लियर है। ये हो गई है सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में जो आती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, सिंपल सी फॉर्म कि कार्बन और CH3 में से कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है, तो क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये हो जाएगा इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट इस पोर्शन का ओनली या इस बॉन्ड का, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ये डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की साइड। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर होता है जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमें ये देखना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ पर अट्रैक्शन हो रही है। तो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर सेम होती है, ठीक है, तो वहां पर डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है। अगर हम ट्रांस की बात करें तो देखो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन नीचे की साइड है और इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की साइड, एक दूसरे की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो अपने इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, इसमें ट्रांस के अंदर, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जो होता है अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूं, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट, इफ और लिख देती हूँ आगे, इफ इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट इन सेम डायरेक्शन नेट डाइपोल मोमेंट विल बी ग्रेटर, ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी ग्रेटर। आपको सिर्फ एक लाइन ये याद रखनी है, बाकी और कुछ भी नहीं याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में और यहाँ क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन वाला कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाइपोल मोमेंट सिस का है वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ आती है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है कि जो डाइपोल मोमेंट है जिसका प्रेजेंट होता है वो कैसा होगा, मोर पोलर, विल बी ग्रेटर एंड मॉलिक्यूल विल बी मोर पोलर, ठीक है, ये वाली लाइन और याद रख लेना। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि जो सिस फॉर्म है वो कैसी है, मोर पोलर है, और जो ट्रांसफॉर्म है वो क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास में डाइपोल मोमेंट है ही नहीं। तो बॉइलिंग पॉइंट हम इस पॉइंट के बेस पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो क्या, देखो बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, जहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा वहां बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो ये क्या है, मोर पोलर, और ये क्या है, नॉन पोलर। तो जितना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल है उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है, आप ये पॉइंट एक्सप्लेन करोगे। और जहां पर ये इंटरेक्शन ज्यादा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो इसका मतलब जो सिस फॉर्म होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्म। क्लियर है। तो ये था आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन्स। बच्चों जो नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, वो आपको अच्छे से समझनी है। देखो जो एक कार्बन होता है उसके अंदर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं वो देखो, आपके पास ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2, जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। सेम एज इट इज इस कार्बन के पास भी, सॉरी इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये कौन से sp2 है हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, मैम ने कैसे बना दिया। तो सिंपल है बच्चों, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप सभी को अच्छे से आता है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, यही होता है। अगर हम इस आउटर सेल की बात करें, दिस वन इज द आउटर सेल, सेकेंड सेल ही है, ठीक है। तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हो। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और p के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो आपके पास तो यहाँ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 2 और करने पड़ेंगे। तो कार्बन की क्या दिखाओगे, एक्साइटेड स्टेट दिखाओगे। तो आपके पास जो 2s है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। और पी के अंदर अब कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन हम कौन सी पढ़ रहे हैं, एल्कीन। एल्कीन के अंदर देखो एक डबल बॉन्ड होता है, तो जो डबल बॉन्ड बनाता है वो ऑर्बिट जो होता है वो ऑर्बिटल कौन सा होता है, अनहाइब्रिडाइज। ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो जो s और 2p के हैं sp2, ये क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, और ये हाइब्रिड जो ऑर्बिटल हैं वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, और जो आपके पास ये वाला ऑर्बिटल है ये कैसा है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। तो आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें 1 1 1 इलेक्ट्रॉन है, मैंने फिलअप कर दिया। ये रही एक कार्बन की बात। ऐसे इस दूसरे वाले कार्बन के पास भी रहेगा। तो ये वाला जो कार्बन है वो अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा इस वाले कार्बन के साथ, और क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। सेम एज इट इज यहाँ भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो 3 sp2 है, एक s और 2 p के, टोटल कितने हो गए, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हमने 3 3 बना दिए। अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब देखो यहाँ पर ये बॉन्ड दिखा रखे हैं मैंने, इसका मतलब क्या, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है सपोज करो, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आके पेयरिंग कर लेगा, यहाँ भी क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ हाइड्रोजन आएगा। अब आप ये कहोगे हाइड्रोजन का स्फेरिकल क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के पास 1s1 और s की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्फेरिकल होती है, इसलिए हमने स्फेरिकल बनाया है यहाँ पे। यहाँ भी ये क्या बन गया है, सिग्मा बॉन्ड बन गया है। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर हाइड्रोजन एटम होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा और क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सेम एज इट इज यहाँ भी पेयरिंग करेगा हाइड्रोजन एटम और क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो मैंने यही बताया कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सिग्मा की। तो हमारे पास सारे सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं। अब देखो मैंने कहा कार्बन के पास क्या है, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल कैसा है, अनहाइब्रिड, और p की जो शेप होती है वो कैसी होती है, डम्बल। ठीक है, तो एक लॉब नीचे बना दो और एक ऊपर बना दो, बना दी। सेम एज इट इज इस कार्बन के पास भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, पार्शियली ओवरलैपिंग करेंगे, और पार्शियली ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है वो कैसी होती है, मिनिमम, क्योंकि पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं ना। और जहां पर मिनिमम ओवरलैपिंग होती है वहां पर जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है, वीक बॉन्ड बनता है। इसीलिए जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है और सिग्मा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सिग्मा देखो पार्शियली नहीं, क्या कर रहे हैं, हेड ओवरलैप कर रहे हैं ऑर्बिटल्स के, और जब हेड ओवरलैप करते हैं तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्लियर है। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे बने, वो ही इसकी क्या है, स्ट्रक्चर है एल्कीन्स की। तो वेरी सिंपल, देखो पाई बॉन्ड जो होते हैं यहाँ पर पार्शियली ओवरलैपिंग से बने, तो ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ये एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो कैसा है, लूजली बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन्स, तो इजीली कोई भी इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होगा वहां ये रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो एल्केन्स के कंपेयर में जो एल्कीन्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन या इलेक्ट्रोफाइल जो होगा रिएजेंट वो इजीली क्या हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है। क्लियर है। तो ये हम फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर आई होप सभी को समझ में आई होगी, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। अगर आपको ये चीजें पता है तो आप बना सकते हो। क्लियर। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।